बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी ने पहले ही खत्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल को नहायत हसास बना रखा था और इसी दौरान खत्ते में एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है, जहां इसराइल ने ईरान पर मिसाइल हमले कर दिए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान में कई मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए गए, जबकि सदारती महल और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की रहायशगाह के करीब मिसाइल गिरने की इतलात भी सामने आई हैं। हमलों के बाद तेहरान के अलावा कुम, खराज, कमरान शाह और अस्फहान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। दूसरी जानिब ईरान पर हमलों के बाद इजरायली शहरों में सायरन बज उठे और शहरियों को महफूज पनागाहों में मुंतकिल होने की हदायत कर दी गई, जबकि जवाबी कार्रवाई के खदशे के पेश नज़र तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। इसराइली हुकाम के मुताबिक इस हमले को अमरीकी मावनत हासिल है और इसका मंसूबा कई माह पहले तैयार किया गया था, जबकि हमले की तारीख भी हफ्तों पहले तय की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन की तस्दीक की है। यूं एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और दूसरी जानिब ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त तसादुम ने खत्ते की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। ऐसे में अहम सवाल ये है कि क्या ये पेशरफ कशीदगी को मजीद बढ़ाएगी? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब और शाजिया चीमा, आप बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर भी हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। जल साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। एक मिलिट्री माइट था यूएस का, जिसके बाद हमने देखा है कि उन्होंने ईरान के ऊपर जिस तरह हमला हुआ और एक डोनाल्ड ट्रंप की फिर स्टेटमेंट आई, जिस तरह उन्होंने कहा अमेरिका तैयार है इस पूरी सूरत हाल के लिए, ये सुबह से ट्रिगर डाउन हुआ। लेकिन जो एक मेजर एस्केलेशन हम इस वक्त ईरान की तरफ से देख रहे हैं, अटैकिंग ऑल द मेजर इंस्टॉलेशंस ऑफ यूएस इन दिस होल रीजन, ये सूरत हाल किस तरफ जाती है आपको नजर आ रही है इस वक्त? दोनों ने जी, यूएस ने और ईरान दोनों ने अपने जो फुल फ्लेज कह लें या ऑल इनकम्पसिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सामने लिए हैं। क्योंकि जो यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच अगर आपने गौर से सुनी है तो वो डेथ टू अमेरिका के नारे से लेकर जो आईडी ब्लास्ट भी अगर नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया है अफ्रीका में अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर, तो उस तक का जिक्र किया है। तो फ्रॉम आईडी टू न्यूक्लियर मिलिट्री का उसमें कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने रेजिम चेंज की तरफ इशारा कर दिया। फिर उन्होंने एक सोशल डिस्ट्रप्शन की भी बात की विद इन ईरान। तो आई थिंक कंप्लीट डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल जो एप्लीकेशन है, पॉलिटिकल एप्लीकेशन जो है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स काइनेटिक इज द बिग थिंग, उसकी एप्लीकेशन की तो ईरान भी अपना स्वैत दिखा रहा है। एक तो ईरान ने पहले अनाउंस किया था कि ये फिर ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, ये फिर खत्ते को भी लपेट पे लेगी। तो वो बाकी कंट्रीज को भी वार्न कर रहा है ईरान और एक किस्म का उनको इंटेंगल करना चाहता है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। आप देखते हैं वो उसको किस तरह परसीव करते हैं ईरानियन जो अटैक, और यही फिर ईरान के पास अहदाफ है रीजन के अंदर, या इजराइल है या फिर अभी जो इकोनॉमिक अगर वो कोई क्वर्जन या कुछ करना चाहेगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में, तो वहां पर एप्लीकेशन करेगा। उसने रिस्पॉन्स तो करना है, क्योंकि ईरान को भी पता है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी जो अमेरिका और इजराइल के ये कनेक्शन के साथ जो एप्लीकेशन हुई है, दिस इज लास्ट इन अ वे कि अब तो वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, पहले तो वो चले अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अचीव करने की कोशिश की और उसके बीच में से भी सिर्फ एक न्यूक्लियर था। इस वक्त तो न्यूक्लियर भी शामिल हो गया, मिसाइल साइट्स भी शामिल हो गई हैं, प्रॉक्सीज भी शामिल हो गई हैं, और फिर सोशल मूवमेंट की भी उन्होंने बात कर दी। इसका मतलब है रेजिम चेंज भी करना चाहते हैं। तो आई थिंक कंप्लीट वॉर का जो पॉलिटिकल पैकेज है वो लेके यूएस की एप्लीकेशन हो गई है। ईरान को भी पता है कि अगर मैंने कास्ट ना क्रिएट की यूनाइटेड स्टेट्स के लिए तो इट्स गेम डन फॉर देम। अच्छा सर, रेजिम चेंज की बात इस वक्त की जा रही है और जो अमेरिका का हम नैरेटिव देख रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हम होते चीजें देख रहे हैं, इसके लिए आपको नहीं लगता, बिकॉज यू फ्रॉम मिलिट्री साइड, बूट्स ऑन ग्राउंड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है? डू यू रियली बिलीव कि इस वक्त जब अमेरिका में हर 5 में से 4 लोग अगेंस्ट है इस अटैक के, बूट्स ऑन ग्राउंड्स अमेरिका की तरफ से इस जगह पर हो सकते हैं? स्ट्रेटेजिकल माइंड के साथ देखा जाए, मिलिट्री माइंड के साथ देखा जाए तो नो, एनवायरनमेंट इज नॉट देयर। और ईरान है, दिस इज नॉट वेनेजुएला कि आप जाएंगे हेलीकॉप्टर्स और चले जाएंगे, इट्स नो। प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में सोचता हूं तो दिमाग बंद हो जाता है, कुछ भी कर सकते हैं, बट मिलिटरीली नो, ये नहीं होगा। और आई डोंट थिंक सो कि वो ये करेंगे भी, कभी रिस्क लेंगे। इस वक्त वो चाहेंगे कि वो फ्रॉम विद इन
ईरान, लेकिन उनको यहाँ पे इजराइल को खास तौर पे रीजन में मैं एक तरफ मंसूर आपका थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ, उनको मिल जाएंगे लोग ईरान के अंदर डिस्ट्रप्शन करने के लिए। अफगानिस्तान पूरा इजराइल की डिस्पोजल पे चला गया, तालिबान के फैक्टर्स हैं डिस्पोजल पर है, ऑलरेडी उनके एलिमेंट्स ने स्टैब किया ईरानियंस को, तो देयर आर एलिमेंट्स ओवर हियर। और इंग्रेस पहले भी हमने थोड़ी सी महसूस की विच वाज देयर, जब मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया गया 12 डेज वॉर से पहले, आपने देख लिया जो एप्लीकेशन हुई थी, तो एक एक घर में फ्लैट में जहां पे वो रह रहे थे दे हैड द इंफॉर्मेशन। तो इंग्रेस तो है, इनके पास एलिमेंट्स हैं। फिर नेतन्याहू की स्पीच को आप ज़हन में रखें, वो तमाम लोगों को इस रीजन के, चाहे वो ईरानियंस हैं, बलोच हैं, अजरबैजानीज हैं, उन सबको कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम। सामने तो उन्होंने ईरान रखा हो, लेकिन पूरे रीजन का उन्होंने नक्शा खींच दिया कि मैं कहां पे अपनी एप्लीकेशन कर रहा हूं। तो नेतन्याहू की दैट स्पीच क्लियरली इंडिकेट्स कि दे हैव पीपल जो यहाँ पे सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट सीरियसली शुरू कर सकते हैं विद इन ईरान। बिल्कुल सही सर, खित्ता किस तरफ जाता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि कुछ घंटों के अंदर हमने देखा है कि ईरान की तरफ से 4 ममालिक के ऊपर अटैक हुआ है, ऑब्वियसली विद अ वेरी फोकस्ड अप्रोच, जहां पर यूएस बेस लाइंस हो, चाहे वो नेवल हो या अदरवाइज हो। किस तरफ आप इस पूरी सूरत हाल को जाते देख रहे हैं फिर? आई थिंक सिचुएशन इज वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, क्रिटिकल है और डेंजरस है किसी तरफ भी। और ऑफ कोर्स इट हैज शेक्ड द होल रीजन, और ये अभी आगे शॉक्स और आएंगे। अभी तो ये शुरू हुआ है काम, और शॉक्स आएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा प्रोलॉन्ग पीरियड के बाद मैं देख रहा हूं कि अरब वर्ल्ड का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, अगर ये ईरानियन रजीम भी चेंज हो जाती है और चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, फिर तो और बात है। अगर रजीम चेंज नहीं होती, यहाँ पे कोलैप्स भी अगर होती है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा, कोलैप्स के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ईरान के अंदर रजीम चेंज करना इस वक्त मुझे लग नहीं रहा। बहुत फॉलोइंग है, आर्टियोलॉजिकल फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, दे हैव द सिस्टम, एक इंडिविजुअल निकलता है तो दूसरा आ जाता है, एंड कॉम्प्लेक्स है, इसको रीड करना भी आसान नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी एनालिस्ट कि इनके पूरे कॉम्प्लेक्स वेब को आप समझ सकें कि है क्या, एस्टेब्लिश किया हुआ है। बट एनीवेज जो सामने चीजें नजर आती हैं, कुछ मुशाहिदों से, कुछ बातचीत से नजर आता है, तो दे हैव सिस्टम प्लेस, तो उसी को रिप्लेस करेगा। हाँ, रजीम कोलैप्स हो जाती है तो फिर क्यास भी उस वक्त भी रहेगा, ज्यादा बल्कि क्यास रहेगा, और वही चीजें हम देखेंगे जिस तरीके से हमने पोस्ट इराक सिचुएशन देखी या पोस्ट अफगानिस्तान देखा। ये जो अमेरिका की एप्लीकेशन होती है जी, ये अपने साथ साइड इफेक्ट्स बड़े लेकर आती है। तो अभी तक तो मैं किसी रीजन में इनकी मिलिट्री एप्लीकेशन के बाद स्टेबिलिटी नहीं देखी, फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए क्यास में और कंफ्यूजन में चला। सर, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है कि यूएस इज रेडी फॉर वॉर, और ये सूरत हाल बताएं, क्या अमेरिका एक लॉन्ग टर्म वॉर इस वक्त अफोर्ड कर सकता है, कीपिंग इन माइंड जो अर्लियर हमारी डिस्कशन हुई है, जो वहां का वोट बैंक है, जो यूएस लोग जो सोच रहे हैं या जो समझ रहे हैं? आपको लगता है कि अमेरिका एक लॉन्ग टर्म वॉर अगेंस्ट ईरान जा सकता है इस रीजन के अंदर स्पेसिफिकली? पहले अंदाजा यही था, इवन जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो भी ये कहते कि इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रोट्रैक्टेड प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से 47 ईयर्स का अहाता किया है, और ईरान का जो उनको गुस्सा उन्होंने सारी चीजों पर निकाला है, तो वो तो इसी तरह इशारा कर रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। अब अनफोल्ड कैसा होगा देखिए, इस वक्त कोई भी बड़े से बड़ा मुल्क भी वॉर शुरू कर सकता है, एंड कैसे होगी, अनफोल्ड कैसे होगी, वो किसी के कंट्रोल में कई दफा नहीं रहते। कभी कभी ऐसी कोई ऑपरेशनल लेवल की या टेक्निकल लेवल की भी एक ऐसी हिट पड़ जाती है जो स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस ले आती है, तो वो छोटा सा फेलियर जो है वो फिर पूरे रीजन को लेके डूब जाता है। तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज ऑलवेज अटैच्ड विद द फैक्टर ऑफ वॉर, उसके साथ रहती है। लेकिन उतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज आल्सो अटैच्ड विद द फैक्टर ऑफ मिस्टर ट्रंप, जो इस वक्त वो पूरा वर्ल्ड को उन्होंने ट्रंप कर दिया। तो बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी स्ट्रेसेस हैं, लेकिन फिर वही प्रेसिडेंट ट्रंप है जो कांग्रेस को भी बाईपास कर देते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई ऑन द ट्रेड के ऊपर, इनकी जो टैक्सेशन का है सिस्टम, उसको उन्होंने कैसे बाईपास कर दिया। इमिग्रेंट्स वाला बहुत प्रेशर है, डोमेस्टिक बहुत प्रेशर है, अभी मिड टर्म्स में भी जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मिड टर्म्स के जो रिजल्ट्स हैं ये थोड़ा सा इंडिकेट करेंगे कि व्हाट द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वांट, और फिर हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप को ये जो ओवर एम्बिशियस ये जो एप्लीकेशन हुई है,
हो सकता है उनको भी अमेरिका के अंदर से प्रेशर्स आए और सीट से हाथ धोना पड़े। बिल्कुल सही। जलसा, वेरी थैंकफुल जी। शाजिया चीमा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चीमा साहब, मुझे जरा फरमाइएगा, ये जो इस वक्त हमने देखा, ये जो हमला हुआ और उसके बाद जिस तरह ईरान की तरफ से रिवर्ट बैक किया गया, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 4 से ज़ायद ममालिक के ऊपर जहां पर यूएस एयर बेसिस हों या अदरवाइज बेसिस हों, उस पर अटैक किया गया। क्या मार्को रूबियो की स्टेटमेंट्स, जेडी वैंस की स्टेटमेंट्स, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट, वर यूएस कैलकुलेटिंग दिस थिंग? वॉज इट इन द चार्ट्स के इस तरह रिवर्ट बैक होगा ईरान की तरफ से, जो इस वक्त हम अपेरेंटली देख रहे हैं? Yeah, US was calculating everything. Even their Pentagon general has told them. जनरल केन ने उनको बता दिया था कि हम इतना आउटस्ट्रेच करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट जो है वो आर्सेनल नहीं है। तो आप अगर एक हफ्ते की बात कर रहे हैं तो हमारी फौजें उसके लिए तैयार हैं। हफ्ते से अगर आपने 10 दिन के बाद ज्यादा करना है तो उसका हमारे पास हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर उनको भी जो है वो रिबटल दिया गया और कहा गया कि नहीं, ये भी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर उसमें अब वेस्ट जिस वॉर के अंदर पड़ गया है, और वेस्ट से मेरी मुराद है अमेरिका और इसराइल, वो प्रिपेयर्ड नहीं है। और सामने उनके मुल्क है जो 40 साल से इस चीज की तैयारी कर रहा है। और रिसेंटली जो राची ने कहा है कि ये जंग विक्ट्री की नहीं है, ये डिग्निटी की और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। तो वो पूरी कैलकुलेशन जो है उसकी चेंज हो जाती है। लेकिन मेरी अपनी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रंप को जो है वो ट्रैप कर लिया गया है। जैसे अभी जनरल साहब फरमा रहे थे कि ये इम्पीच हो जाएंगे मिड टर्म इलेक्शन में, क्योंकि इसराइली जो, अगर आप हिब्रू मीडिया को फॉलो करें तो इसराइली इस बात पे खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक मीडिया पे कि ये हमारा लास्ट चांस है। और हमें नहीं फर्क पड़ता कि कितने बॉडी बैग्स अमेरिका वापस जाते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता कि हमारा कितना नुकसान होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। बाकी जहां लोग हैं तो वो तो मैक्सिमम वैसे ही हम बाहर निकाल देंगे, सारे डुअल सिटीजन हैं। तो ये हमारा लास्ट चांस है, हमें इतना कानून का कच्चा बंदा इसके बाद शायद ना मिले। और फिर जो हमने अनसरमाउंटेबल, हम काउंट नहीं कर सकते नंबर्स पे कि इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वेस्टर्न पॉपुलेशन को अपनी तरफ करने के लिए। वो गजा जेनोसाइड के बाद उस पे 180 का शिफ्ट आ गया है और लोग अब इनका नैरेटिव बाय नहीं कर रहे और उधेड़ कर ऐसे सवालात सामने ला रहे हैं जो कि कभी इन्होंने हिस्ट्री में सोचा भी नहीं होगा कि मिज़राही कौन है, अश्कनाजी कौन है, किसका डीएनए क्या है, बेस क्या है, वगैरह वगैरह। क्योंकि आने वाली नस्ल जो है वो जो सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठी हुई है, उनके पास सवालों के अलावा कुछ है ही नहीं। तो अब इनको ये समझ आ गई है कि चाहे हम पैरेलल मीडिया, लेगेसी मीडिया, सोशल मीडिया कुछ भी हम कवर कर ले, नैरेटिव हमारे हाथ से निकल गया हुआ है और ये बद से बदतर होना है। हम डिप्लोमेटिकली आए हैं, हमें दुनिया की सबसे ज्यादा नापसंदीदा जो है वो हम लोग समझे जा रहे हैं। हम इस वक्त जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो मैस्करेड कर रहा है, वो एक वॉर क्रिमिनल है। तो ये लास्ट चांस है, तो ये गैम्बल कर जाना चाहिए। अब देखना ये है कि ईरान कितना कंसोलिडेट है। ये तो रिपोर्ट्स हैं, इसको तो हम देख रहे हैं कि चाइना जो है उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है, रशिया उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है और जितना ज्यादा जो है वो आर्सेनल उसको चाहिए उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अगर वही प्लान जो कि इसराइली इंटरनल मीडिया में डिस्कशन में आ रहा है कि पहले एरियल स्ट्राइक्स होंगी और उसके बाद हमें ग्राउंड इन्वेजन के बगैर हम इसको ईरान को बाल्कनाइज नहीं कर पाएंगे, तो ग्राउंड इन्वेजन के लिए हमें वहां पे सेपरेट जो आइडियोलॉजी रखते हैं वो, और प्लस हमें खास तौर पे ऐसे आउटफिट जो हैं वो मुसाद के स्लीपर सेल जो हैं उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इससे फिर आप देखें, अभी तो बहुत इनिशियल है, अभी जो भी कोई बात करेगा वो यकीनन आपके सामने कोई शोबदाबाजी ही कर रहा होगा, चीजें जिस तरह अनफोल्ड होंगी। एक चीज बहुत क्लियर है कि ईरान इस दफा अगर स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सामना करता है और ये डिसाइड करता है कि मैं 3-4 अटैक के बाद चुप कर जाऊं, तो ये बहुत बड़ा उसके लिए भी क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है और फिर चाइना और रशिया की उस विजन के लिए भी जो कि वो पूरी दुनिया को बेचते फिर रहे और हम जैसे लोग उसको होल हार्टेडली खरीदते भी फिर रहे हैं कि दुनिया का निजाम बदल जाएगा, यूनिपोलैरिटी खत्म हो गई है। तो अगर वो अपने एलाइज को बचा नहीं पाते हैं और एलाइज इस वक्त जो है ईरान अगर एक पीस में खड़ा नहीं रह पाता है और जो उसके बारे में प्लान किया गया है कि उसको सीरिया बनाना है, चाहे वो रिजीम टॉपल हो या ना हो, इसके टुकड़े करने हैं और प्लांडर करना है, ये है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो अगर ये हो जाता है तो फिर पूरे का पूरा ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मंसूबा है ये 50 से 60 साल पीछे चला जाएगा। और यही इस वक्त सबकी फिक्र भी है कि ईरान जो है उसको
फुल ऑन फिर अब इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल जो है वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज भी फरमाइएगा, जिस तरह हम अभी देख रहे हैं, कुवैत की बात करें, कतर की बात करें, ईरान की बात करें, अभी रियाज में, सऊदी अरब और दुबई में, मरीना में कहा जा रहा है जी बम धमाके भी हुए हैं, उसके बाद एयर स्पेस भी बंद हो रही है। तो ये जो जंग है ये तो पूरी मशरिक़ वुस्ता को इस वक्त, जिस वक्त आप और मैं ये बात कर रहे हैं, अपनी लपेट में ले चुका हुआ है। सो इसका जो आप इफेक्ट देखते हैं डाउन द रोड, आइंदा कुछ घंटों, कुछ दिनों और कुछ हफ्तों में, वो किस तरह आप देख रही हैं? और डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम भी दे दिया है, इस तमाम तर जंग का नाम जी। और इसकी आप ऑक्सीमोरोन देखें कि एपिक फ्यूरी का नाम दिया है एक पीस प्रेसिडेंट ने, जो कि कहते हैं कि मैं दुनिया में अमन कायम करूंगा, और जिन्होंने एक एनजीओ स्टार्ट की है, पीस इंस्टीट्यूशन, जिसके बोर्ड जो है उस पर वो बात भी करते हैं। तो एपिक फ्यूरी अब पता नहीं किसके लिए है, ये उनके लिए है या ईरानियों के लिए है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गल्फ के अंदर हमें पता है बहुत शदीद डिवीजन ऑलरेडी आ चुकी हुई है। इब्राहिम अकॉर्ड का मसला जो है वो बिल्कुल साइडलाइन हो चुका है, उसके अंदर सिवाय जो है वो एमिरेट्स के, और अब सुना है वो इब्राहिमिक इंडो अकॉर्ड बन रहे हैं, उसमें इंडिया शामिल हो रहा है। तो उसकी तो डायमेंशन ही चेंज हो गई है, और खुलकर जो है वो यूएई और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के सामने आ गए हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में अलाइन नहीं है। लेकिन अमेरिका की बेसिस तो पूरे गल्फ के अंदर है, और ईरान ने कहा है कि ठीक है, अगर अमेरिका तक फिलहाल मैं ना पहुंचूं, लेकिन उसके एसेट्स जो भी हैं गल्फ के अंदर वो तो मेरे टारगेट पे होंगे। और उसमें उनको कितना नुकसान पहुंचता है, मेजॉरिटी तो वो वैसे ही खाली होंगी। असल में इनको फर्क सिर्फ तब पड़ेगा जब इसराइल पे डायरेक्ट अटैक जो होगा, और वो ऐसी जो है वो सतह पे पहुंच जाएगा जहां पे फिर वो उठ खड़ा होने के काबिल ना हो। अगर ईरान के मंसूबे में ये शामिल नहीं है तो ये ऑफ कोर्स, और आपका जो सवाल था कि मैं समझ रही हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, कि एक जरा सी गलती, एक जरा सा जो ट्रिगर का या कैलकुलेशन का जो मिस कैलकुलेशन है, वो गल्फ के अंदर अगर वो बेस से थोड़ी सी चीज हट जाती है तो यकीनन फिर उन मुल्कों के लिए भी सॉवरेनिटी का मसला है, उन मुल्कों के लिए भी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मसला है कि बेस तो ठीक है, तय है कि जी बेसिस पे आप करें, आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन कितनी गारंटी है कि वो इस बात को कहां तक बर्दाश्त करते हैं, और फिर इस बात की कितनी गारंटी है कि इसके अंदर जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, शेमलेसली जाके जेनोसाइडल मैनियक से जो है वो जफियां लगा रहा था, तो इंडिया की तरफ से जो है वो दोबारा से ईरान के अंदर जो है वो इन्फिल्ट्रेशन जो है और पर्सनल सप्लाई करने का काम जो है, फिर अफगानी जो हैं जिन्होंने रिसेंट एक जो है हमें अपनी तरफ से ट्रेलर दिखाने की कोशिश की इस जंग से एक दिन पहले, वो उनका क्या रोल होता है। और फिर पाकिस्तान जो नफ्ताली बैनन जो है वो हर स्पीच में कहते फिर रहे हैं, इसराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर, कि हमारा अगला जो सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारी फ्यूचर की सारी पॉलिसी जो है वो फोकस करनी चाहिए सुन्नी एक्सेस ऑफ ईवल पे, जिसमें तुर्की, कतर और सऊदी अरेबिया और न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है वो शामिल है। तो न्यूक्लियर पाकिस्तान उनकी पहुंच, उनकी सोच में है और बहुत ज्यादा है, और उनके थिंक टैंक्स के अंदर जो है वो बाकायदा डेस्क बनाए हुए हैं, बलोचिस्तान डेस्क है और पता नहीं अफगान डेस्क है, जहां पे बैठकर उनके इंटेलिजेंस के लोग जो हैं, अब क्या लेना देना है ग्रेटर इजराइल को या उस बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन की इजराइल को बलोचिस्तान के अंदर, चाहे वो ईरानी सिस्तान बलोचिस्तान हो या पाकिस्तान का, उनका लेना देना उससे क्या है। लेकिन उनका लेना देना सिर्फ ये है कि वो एक कंट्रोल और एक सुपर हेजमनी जो है वो इस रीजन में कायम करना चाहते हैं, और उनकी आइडिया देखें इस एक और जेनोसाइडल के साथ कैसे अलाइन कर गया है मोदी के साथ। तो चीजें जो है वो बहुत अब्रप्टली अनफोल्ड हो रही हैं और बहुत ज्यादा इस वक्त केओटिक हैं, लेकिन उसमें हमें ये जरूर देखना है कि ईरान अगर वर्क डाउन नहीं किया, ईरान ने अगर ये सोचा है कि मुझे निगोशिएशन की टेबल पे अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है, तो फिर उनको बैटल ग्राउंड में भी अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना पड़ेगा और ऑल इन इस वॉर के लिए जाना पड़ेगा। अगर इस दफा भी वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम जो हैं एक लिमिटेड स्ट्राइक, ठीक। अच्छा, लेकिन शाजिया जी मुझे एक और चीज बताइएगा इसी पर्सपेक्टिव में, पाकिस्तान अफगान कशीदगी के पसे मंजर में ईरान पर इजराइल के हमले के बाद क्या ये जो तसादुम है जनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता में मुकम्मल अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकता है? जो इस वक्त की सूरत हाल है, अपेरेंटली लग यही रहा है कि पूरा मशरिक़ वुस्ता उसकी लपेट में आ चुका है, लेकिन आपको लगता है कि आलमी बरादरी की अगर मैं बात करूं, कोई
इकदाम उठाएगा इस चीज को पैसिफाई करने के लिए, या अब जिस तरह आप फरमा रही हैं कि ईरान का जो माइंडसेट है, अगर चीजें सेटल डाउन होनी है तो बिल्कुल ठीक तरीके से होनी चाहिए, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने, अगर अफगानिस्तान में अब सिचुएशन को सेटल डाउन करना है तो रूट को एड्रेस करके उसको एलिमिनेट करना है। जी, सिचुएशन तो ऐसे ही सेटल होगी, लेकिन रीजनल पावर्स का, इवन ईरान के एलाइज का, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उन पे ये प्रेशर जरूर है कि आप ट्रंप को कोई फेस कीपिंग दे दें। उसके मिड टर्म जो है वो बिल्कुल सर पे हैं। अप्रैल में उसने चाइना का विजिट प्लान कर लिया है, और वो एक ऐसा इंसान है जिसको विक्ट्री और विक्टोरियस होना बहुत सूट करता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है, वो 5 मिनट ऑफ फेम को बहुत इंजॉय करता है। तो आप नेविगेट कर जाएं इन टर्बुलेंट वाटर्स में। ईरान के पास बड़ी लॉजिकल जस्टिफिकेशन है। ईरान का कहना है कि 12 दिन की जो जंग थी उसमें मैं अपने एलाइज और आप सबके डिप्लोमेटिक प्रेशर में हम आ गए, हमने ये कर ली, मान ली बात कि जी आप हमारे खाली जो हैं वो नेतान्ज और फ्योदोर जो है, हम वहां से अपनी चीजें निकालते हैं, आप वहां अटैक करें, हम आपकी खाली बेस पे अटैक करते हैं और आप विक्ट्री लेके घर चले जाएं। लेकिन अगर अमेरिका इसको एक रवायत बनाना चाहता है और बार बार इस काम को करना चाहता है, तो हम कब तक इस बात को बर्दाश्त करेंगे? हमारी डोमेस्टिक पॉपुलेशन, हम उसको क्या जवाब देंगे कि हम हर 6 महीने के बाद एक ड्रामा कर लेते हैं, 2 अटैक करते हैं, 2 करवा लेते हैं? तो उन्होंने इस बात को कैटेगोरिकली इस दफा इनकार कर दिया, और बड़ा लॉजिकल सा उनका डिफेंस है। और साथ में ये कि इसराइल भी अब इस दफा ये नहीं मान रहा है, भले कि उसका बहुत नुकसान पिछली दफा हुआ, लेकिन वो इतने सुइसाइडल इस चीज में हुए हैं कि वो ईरान का कोई अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो ढूंढना चाहते हैं, जो उनको खुद भी नहीं पता कि उसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है। कभी वो कहते हैं जी वहां पे हमें फुट सोल्जर्स से इन्फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, कभी कहते हैं कि एरियल अटैक से काम चल जाएगा, कभी ये कि एक बंदे की असैसिनेशन से काम चल जाएगा। उनकी रजीम जो है उसको तो उन्होंने 3 टियर तक जो है उसकी कंटिजेंसी बना दिया है। बिल्कुल सही। शाजिया चीबा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, इसी सूरत हाल पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे तेहरान से इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब। बाकरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त, अगर मैं बात करूं ईरान की, और जिस तरह का हमने देखा ये हमला जो इजराइल की तरफ से हुआ, जिसको सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। लास्ट वीक जब हम ये बात कर रहे थे आपने इसका अंदिया दिया था, और आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो वाकई हमला हो चुका है। लेकिन आज फर्क ये है कि ईरान भी रिवर्ट बैक कर रहा है, और उन तमाम एरियाज पर जहां पर अमेरिकी एयर बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, वहां पर हमला किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर काजी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी एक्सपेक्ट किया था और बताया था आपके प्रोग्राम और दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के प्रोग्रामों में, कि ये तो होना था। इसराइल इसकी तलाश कर रहा था जब नेगोशिएशन जेनेवा को हो गए, और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान वाशिंगटन चले गए, जीडी वांस के साथ मुलाकात हुई, और उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर इसराइल हमला नहीं करता तो फिर ये जो नेगोशिएशंस है ये कामयाबी की तरफ जा रही है। मंडे को इनकी जो एक्सपर्ट्स है वो टीम बैठेगी। लेकिन हमने जैसे कि इनकी ट्वीट का खबर आया, आज सुबह 9:30 बजे ईरान की टाइम और 11 बजे पाकिस्तान की टाइम इसराइल ने 7 जगहों पे तेहरान के अंदर अटैक की मिसाइलों के साथ। सुप्रीम लीडर साहब की ऑफिस, प्रेसिडेंशियल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, पार्चीन के साइट और एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्होंने मिसाइलें दाग दी। वेरी प्रिसाइज टारगेटेड अटैक था, और फिलहाल कैजुअलिटीज़ के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। हलचल है शहर के अंदर, लोग कोशिश कर रहे हैं सेफ जगहों पे निकलें या शहर से बाहर निकलें। लेकिन तकरीबन घंटे बाद की बात, ईरान ने भी रिटेलिएशन अटैक स्टार्ट की। बहरीन की अमेरिकन एयरबेस के ऊपर अटैक की अखबार आ रही है, अभी उसकी तस्वीर भी आ रही है हमारे पास। इसराइल के ऊपर भी IRGC के मिसाइल्स बरसाए गए। अब उनके साथ में कैरेक्टर्स कितना आएंगे, अब हम फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक और चीज जो इससे पहले जो सिचुएशन है उससे पहले पीस टॉक्स का लास्ट राउंड चल रहा था, जिस तरह आपने भी कहा अगर इजराइल अटैक ना करता, लेकिन जब इजराइल की तरफ से हमला हुआ है तो उसमें तो बड़ा कैलकुलेटेड बताया गया है कि जी ये बहुत हफ्ते पहले इस चीज का हमने प्लान कर लिया था। और जो डोनाल्ड ट्रंप की आज की हम तकरीर देख रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा है कि अमेरिका तैयार है जंग के लिए, इसको आप कैसे देखेंगे? फिर देखिए, ये तो एक बहुत, अब तो हर बच्चे को ये समझ आ रही है कि अमेरिका
इसराइल की सपोर्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। अमेरिका, मेरी जाती जो ख्याल है, अमेरिका स्पेशली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही शिकाक और दरारें पड़ी थी। जेडी वांस ये जंग नहीं चाह रहा था, जैसे कि इन्होंने कल अपना आर्टिकल्स में भी लिखा था कि हम फुल फ्लेज वॉर की तरफ ईरान के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे हैं। लेकिन मार्क रूबियो और उनकी जो अलायंस है और उनकी जो इसराइली लॉबीज वहां पे है, और इसराइल खास तौर पे बेंयामिन नेतन्याहू इस जंग को अपने दिफा के लिए नहीं, अपने सर्वाइवल के लिए चाहते हैं। उनको पता है कि अगर ये जंग नहीं होता तो बेंयामिन नेतन्याहू इजराइल में नहीं रह पाएंगे। तो इन्होंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट किया है और उसके बाद जरूरी ईरान रिटेलिएशन करेगा और रिटेलिएशन के जवाब में अमेरिकन जरूर इसराइल के दिफा पे उतरेंगे। लेकिन सबको पता है कि ईरान एक दफा फिर नेगोशिएशन के टाइम पे ही हिट हो गया, और ये लेकिन इस दफा फर्क पिछले दफे के साथ ये था कि इस दफा नेगोशिएशन टीम बिल्कुल रेडी थी नेगोशिएशन के लिए, और इनकी जो मिलिट्री अपैरेटस थे वो भी बिल्कुल तैयार रहे हैं रिटेलिएशन के लिए। और आप देखेंगे इंशाल्लाह आगे किस तरफ जाएंगे। बाकी साहब मुझे एक चीज बताएं, अपार्ट ऑफ दिस यूएस रेटरिक जो हमने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सुना कि यूएस तैयार है जंग के लिए, हमें इस चीज का भी पता है कि यूएस का जो वोट बैंक था वो ये था कि मिडिल ईस्ट और इन इलाकों में जंग खत्म होगी। इस मैंडेट के साथ डोनाल्ड ट्रंप आए थे। 4 में से 3 यूएस सिटीजन्स आर अगेंस्ट दिस अटैक। तो ये जो एक रेटरिक है कि वी आर रेडी, डू यू थिंक अमेरिका इस जंग को लंबा लेकर चल सकता है एज कंपेयर टू ईरान जो ऑलरेडी तैयार है इस पूरी सूरत हाल के लिए? अमेरिका के लिए ये जो लंबे जंग है वो लड़ने की बिल्कुल उनके खिलाफ है। वो कभी नहीं लड़ना चाह रहे लंबे जंग, ये याद रखें। वो ये कोशिश करेंगे 10-12 दिन के अंदर पिछले दफे की तरह ये जंग खत्म हो जाए, इनकी मेन जगह हिट हो जाए और अमेरिका को मुंह दिखाने के लायक हो कि हमने हिट किया। एक दफा फिर ट्रंप साहब यही रिट्रिक लेके आएंगे कि हमने इनको बर्बाद कर दिया, इनकी मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म कर लिया। लेकिन ये याद रखें इस दफा पिछले दफे की तरह नहीं होगा। अब ईरान रिटेलिएशन, जैसे कि सुप्रीम लीडर साहब ने भी कहा था कि अब ये ईरान, इसराइल और अमेरिका का जंग नहीं रहेगा, ये पूरा खित्ते को अपने लपेट में ले लेगा ये आग। अब अमेरिका कोशिश भी करे कि ये जंग खत्म हो जाए। मेरा ख्याल है कि अब ईरानी जो उनकी बस में है वो सब कुछ कर दिखा के फिर आराम से बैठेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि ये शॉर्ट टर्म वॉर नहीं होगा, इसके बहुत लंबे असरात होंगे। इजराइल ने ईरान की, अगर मैं बात करूं, रियासती, अस्करी और जौहरी सलाहियत को कमजोर करने के लिए बकौल उन्होंने पूरी मुकम्मल मंसूबाबंदी की हुई थी और जिसके बाद उन्होंने ये हमला किया है। तो फिर ये पीस टॉक्स और ये सारी चीजें पूरी दुनिया के सामने, इसका क्या मकसद था? देखें, ईरानी मेरा ख्याल है वो जानते थे कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। हाँ। एक ग्रुप्स कह रहे हैं, ये स्पेशली जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो ग्रुप है मेगा, जो कि जेडी वांस साहब के साथ हैं, वो चाह रहे थे कि ये पीस टॉक नेगोशिएशन के थ्रू ये मामला सेटल हो जाएं, और ओमान भी यही कोशिश कर रही थी, बल्कि खित्ते में पूरे ममालिक यही चाह रहे थे। लेकिन इस्राएली लॉबी ये चाह रही थी कि हर सूरत में ये जंग होना जरूरी है ताकि इनकी बका और इनकी अपने सर्वाइवल रहे। इसमें याद रखें कि अभी जो सूरत हाल है वो ट्रंप साहब अभी भी अगर इसराइल अटैक नहीं करता तो वो मंडे तक इंतजार कर सकते थे। लेकिन अब जब इसराइल ने ये स्टार्ट किया है, और ये भी याद रखें इसराइल विदाउट द ग्रीन लाइट ऑफ अमेरिका ये जंग स्टार्ट नहीं कर सकता। ये जरूरी है कि इसराइली लॉबीज इतने तकड़े हो गए हैं वाशिंगटन के अंदर कि वो ग्रीन लाइट्स लेके इस अटैक के ऊपर पूरा प्लानिंग के साथ उतरे हुए हैं, जैसे कि हमने आज सुबह से देखा है। और अभी तक तकरीबन डिफरेंट शहरों के अंदर भी खबरें आ रही है कि डिफरेंट जगहों को हिट किया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो नेगोशिएशन थी, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि दिस इज ए अमेरिकन ट्रैप। ये सिर्फ ईरानियों को एक बार फिर अपने नेगोशिएशन के जाल में फंसने के लिए ये जाल इन्होंने शायद बिछाई थी, लेकिन पिछले तरह नहीं, इस दफा बिल्कुल अलग तरीके से इनकी जो मिलिट्री अपैरेटस थी वो हर रोज बता रहे थे कि हम तैयार हैं, और अभी भी ये अपने तैयारी दिखा चुके हैं। बहरीन के ऊपर अटैक हो गया, इसराइल के ऊपर हो गया। अब इसके बाद ये याद रखें, इट वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ रिटेलिएशन अटैक बाय IRGC। इसके बाद इन्होंने कहा कि डिफरेंट राउंड्स ऑफ रिटेलिएशन अटैक होगा और डिफरेंट जगहों को हिट किया जाएगा, जिसमें UAE भी आ सकता है, उसके बाद सऊदी अरब की जो
अड्डे हैं, अमेरिकन अड्डे हैं, वो भी आ सकते हैं, और ये जंग अब लंबी चलेगी। बिल्कुल ठीक। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक यूएस एयर बेसिस और एक यूएस नेवल बेसिस। अभी जब हम बात कर रहे हैं बहरीन की हमने देखी है, मनावा की देखी है, अबू धाबी के अंदर ब्लास्ट हुआ है, कुवैत की तरफ से खबरें आ रही हैं। ये वो तमाम जगह हैं जहां पर ईरान की तरफ से अटैक हो रहा है और ये तमाम एरियाज यूएस रिलेटेड हैं। एक रिवर्ट बैक जो शायद यूएस इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और शायद इजराइल भी शायद उस तरह एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, वो ईरान की तरफ से जो ईरान का प्लस पॉइंट है एक मिसाइल का, वो उस तरह रिवर्ट बैक हुआ है। इसको आप किस तरह एनालाइज करेंगे इस पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर अगर इसका इंपैक्ट देखें तो? 27,000 अमेरिकन सोल्जर्स आर ऑल अराउंड ईरान, ये याद रखें। और अगर सिर्फ 100 अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं तो जो वोट बैंक है ट्रंप साहब का, वो बहुत शिद्दत से गिर सकती है। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान और आईआरजीसी ने बहुत क्लियरली बताया था इस दफा कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है, चाहे वो माइनर अटैक हो, मेजर अटैक हो, उसके बाद हम अमेरिकन मफादात जितने भी जहां पे भी हमारे रेंज में है उन सब के ऊपर हिट करेंगे, और ये करके भी दिखाएं। और इसके बाद आप ये भी एक्सपेक्ट करें इससे भी भारी मिसाइल बराज उनके सर पे आने वाली है। तो आप ये चेक करें, जब अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन अड्डे और अमेरिकन इंटरेस्ट रीजन के अंदर हिट हो जाएगा, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात देखें, वो भी बंद किया जाएगा। रात तक इन्होंने खबरें दी है कि हम रात तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद करेंगे। फिर जो ऑयल की प्राइसेस है, जो गैसोलीन है अमेरिका के अंदर, और फिर ऑलरेडी इन्फ्लेशन माहौल अमेरिका में जो बनी हुई है, उसके बाद ट्रंप साहब की जो दिसंबर में सेनेट के इलेक्शंस है, रिपब्लिकन एक दफा फिर आगे बढ़ सकते हैं। ये सारे सूरत हाल हमें ये बता रही है कि अनफॉर्चुनेटली ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर अपने आप को इस्राएली मफादात कुर्बानी देने को तैयार भी रही, और तैयारी के साथ साथ ये कुर्बानी दे भी रही है। मैं आपको बताऊं, ये सारा सूरत हाल सिर्फ इस्राएल को सूट करता है, ना तो यूनाइटेड स्टेट को सूट कर रहा है, और ना ही ईरान, और ना ही किसी और मुल्क को। बिल्कुल। लास्ट जरा मुझे बताइएगा, ईरान अपने अहदाफ के ऊपर इस वक्त बड़ा फोकस होके हमला कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की भी बात हो रही है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द पेट्रोलियम एंड ऑल दैट। इस सारी सूरत हाल के अंदर किस हद तक आप देख रहे हैं इजराइल इस चीज को एक्सटेंड करेगा? आपने बताया है वो अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ कर रहा है, और अमेरिका और इंटरनेशनल दुनिया इसको किस हद तक एक्सटेंड होने देगी, अगर हम बात कर रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म वॉर की तरफ जा रही है सूरत हाल? इट वेरी मच डिपेंड्स कि रिटेलिएशन की जो ताकत है इसराइल के ऊपर, वो कितने हद तक कामयाब रहती है। अगर ईरान जिस तरह बता रहे थे पिछले कुछ महीनों से कि हमारे पास वो बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्लस्टर बॉम्ब बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं जो तल अवीव को बिल्कुल उसको खाक कर सकता है, अगर वो वाकई इसका इस्तेमाल करते हैं और तल अवीव के ऊपर, इसराइल के ऊपर भारी किस्म के नुकसानात होते हैं, तो आप ये जरूर याद रखें, तो फिर इसराइल और अमेरिका रीजन की कंट्रीज को बीच में डाल के मिन्नतें करके एक दफा फिर सीज फायर की तरफ जाएंगे। साथ में अगर अमेरिकन नेवल के ऊपर, बहरी बेड़े के ऊपर 3-4 मिसाइल दागते हैं ईरानी, उसके बाद शायद अमेरिकन दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये फोर्स सीज फायर की तरफ निकले। It all will be clear within 1 or 2 days। जब आप रिटेलिएशन की हद देखेंगे ईरानियों की साइड से, हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो जंग है ये किस तरफ जा रही है। फिलहाल अटैक इसराइल और अमेरिका ने की है, और फर्स्ट राउंड ऑफ रिटेलिएशन ईरान ने की है। फिलहाल कोई कैजुअलिटीज दोनों साइडों से किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हम थोड़ा सब्र करेंगे, सब्र करने के बाद, रिटेलिएशन की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम इसके बारे में ज्यादा गुफ्तगू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हुसैन बाकरी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी इलाकों में अब बाकायदा जंग शुरू हो गई है। ये कोई आम खतरा नहीं बल्कि एक मुकम्मल जंग की सूरत हाल है। रूसी वजारत खारजा की ताज़ा अंदाज़ों के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 23,000 फाल दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें से 3,000 दाइश खरासान, 5,000 से 7,000 तहरीक तालिबान पाकिस्तान, 400 से 1,500 अलकायदा, 300 से 1,200 ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, 150 से 500 उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट और 150 से 250 जमात अंसारुल्लाह शामिल हैं। ये वो गिरोह हैं जो पाकिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी दफाई और सफारती हिकमत अमली किस हद तक मजबूत करके अफगान सरजमीन को दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने बनने से रोक सकता है, और अगले इक़दामात किस सिमत में
होने चाहिए। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल आमिर मसूद खान साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, रूसी रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 23,000 फाल दहशतगर्द मौजूद हैं। इस पूरी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान की मौजूदा दफाई और इंटेलिजेंस हिकमत अमली इस खतरे का मौसर जवाब देने के लिए काफी है या मजीद इकदाम उठाने की जरूरत आप समझ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया मंसूर आपका। देखिए, अफगानिस्तान में जितनी दहशतगर्द तंजीमों का आपने जिक्र किया है, मैंने एक पिछले प्रोग्राम में इस चीज़ के मुतालिक कहा था कि पूरा अफगानिस्तान ही तकरीबन एक किस्म का दहशतगर्दी का अड्डा बन चुका है। और इसमें कोई शक नहीं कि ना सिर्फ ये दहशतगर्द तंजीमें जो आप 23,000 कह रहे हैं, बल्कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो इनको स्पॉन्सर कर रही है और वो इनके साथ मिलके एक किस्म का लॉन्चिंग पैड उन्होंने दिया हुआ है अफगानिस्तान को, ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर सके। तो ये एक दिन की या एक साल या 3-4 सालों की बात नहीं, ये कई दहाइयों से अफगानिस्तान में जो मामलात रहे हैं, जितनी जंगें होती रही हैं, जितना असला इस्तेमाल किया गया है, वो मेरा ख्याल में दूसरी जंग अजीम में नहीं किया गया जितना 30-40 साल में अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में और अफगानिस्तान के अंदर असले का इस्तेमाल हुआ है। जेजी कटर्स और बंकर बस्टर्स से लेकर दुनिया जहां का जो मॉडर्न तरीन और जो सोफिस्टिकेटेड वेपन है वो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और कई दहाइयों से ये हो रहा है, चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो या कोई और ममालिक जो अमेरिका के साथ मिलके कर रहे थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देयर इज नो थिंग विच अफगान हैव टू रियली डिफेंड। उसके अलावा ना उनके पास कोई ह्यूमन रिसोर्स ऐसी है, ना उनके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ओवरऑल अफगानिस्तान का जो निज़ाम है वो दरम भरम हो चुका हुआ है और वो तमाम जो दौलत या उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है वो जंगों से ही चल रही है। वो इस वक्त मर्सनरीज के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये तमाम तंजीमें जो हैं इनमें वो लोग शामिल हैं। कोई आइडियोलॉजी वाला फैक्टर मौजूद नहीं है। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था दोवल, उसने इंडियन ने कोई 5-6 साल पहले कहा था कि अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं, अगर पाकिस्तान उनको समझते हैं कि वो उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा है और हम ज्यादा पैसा इस्तेमाल करेंगे और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और वो ये कर रहे हैं और बेतहाशा तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो फंडिंग है, चाहे वो वेपन्स हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट है। इन तीनों चीजों में इंडियन और रॉ बहुत ज्यादा शामिल है और उसकी प्रेजेंस उधर मौजूद है। और रशियन रिपोर्ट जो है इज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी और फॉर एनी अदर, मतलब जो पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी को देख रहे हैं और जो अफगानिस्तान के हालात पिछले 4 दिहाइयों से देख रहे हैं। तो ये तमाम तंजीमें मिलके इस वक्त मुतहर्रिक होके इधर मौजूद हैं और अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं किया जिसके लिए पाकिस्तान पिछले कई दहाइयों से लगा हुआ है। और स्पेशली जब से तरीके तालिबान ये जो की हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, तो उस वक्त से वो उन्हें समझा रहा है कि इनको हार्डनेस करने की जरूरत है, इनको आप रिस्ट्रेन करें। और दोहा अकॉर्ड में इस चीज को फाइनलाइज भी किया गया। बिल्कुल ठीक। तो उसके बावजूद भी जितने बजाय इसके कि उसमें कमी आती, उनमें तेजी आनी शुरू हो गई और बेतहाशा अटैक हुए हैं जिसमें हमारे सिविलियंस, बच्चे, खवातीन और लोग जो हैं इनोसेंट वो मारे गए हैं। और ये वो है तरीका जो कि इंडिया इस्तेमाल कर रहा है सिंदूर 2 के तौर पे हमारे खिलाफ, क्योंकि वो एक कन्वेंशनल तरीके से कभी भी नहीं जीत सकता और इंशाल्लाह अगले 10-15 साल तक नहीं जीत सकेगा कभी भी। ठीक, अच्छा सर, इसमें जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं, हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि सिंदूर 2 स्टार्ट होने जा रहा है और उसके 2 से 3 घंटे बाद हमने देखा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के 50 से ज्यादा एरियाज के ऊपर अटैक किया गया। और इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तो हिंदुस्तान का अब जो रोल है एज अ रियासत वो पूरी दुनिया के सामने आया है, लेकिन अगर मैं अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की तरबियत कैंप्स की बात करूं या स्लीपर सेल्स की बात करूं और उसके फैलाव के पेश नज़र, क्या पाकिस्तान बगैर एक मजबूत इलाकाई शराकतदारी और बैनुल अक़वामी ताउन के इस नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर रोक सकता है? यह भी एक बड़ा सूरत हाल है जी इस वक्त सिचुएशन जो क्रिएट है। ये देखें, इंडिया जो है उसने, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 2-3 मरतबा कन्वेंशनल तरीके से कोशिश की पाकिस्तान को सबड्यू करने की, वो हो नहीं सका और उनको एक शिकस्त का सामना करना पड़ा, उनकी एक बेइज्जती हुई, पूरी दुनिया ने देखा उस चीज को। अब जो सिंदूर 2 की वो बात करते हैं, पहले भी इसका जिक्र किया था मैंने कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो कन्वेंशनल तरीके से अब आए, क्योंकि पाकिस्तान उनके पास कोई इस तरह के हथियार नए नहीं आए या इस तरह की वेयर विदॉल उनके पास नहीं है कि वो पाकिस्तान को किसी तरह से शिकस्त दे सके।
उनका तरीक़ाकार अब 2.0 जो है यही होगा जो वो काफी अरसे से करते रहे हैं और करेंगे कि इरेगुलर तरीके से, अनकन्वेंशनल तरीके से पाकिस्तान के सिविलियंस को ब्रीड करने की कोशिश करेंगे, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और वो कर रहे हैं और वो हर तरह से उनको फाइनेंस कर रहे हैं। लेकिन देखने की ये बात है कि जिस तरह रॉ को इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग पैड है अगेंस्ट पाकिस्तान टू ब्रीड पाकिस्तानी सिविलियंस एज वेल एज मिलिट्री पर्सनल्स, और वो ये इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कि मतलब इस हद तक हम इसका जवाब दे सकेंगे, दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन जो पाकिस्तान ने आखिर में इस्तेमाल की। एयर स्ट्राइक की, हॉट परसूट किया, उनके इंटरनल टारगेट्स को निशाना बनाया, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि हम इसको एक मंतकी अंजाम तक हमें पहुंचाना होगा, ताकि उनको काफी हद तक ये फील जरूर हो कि जी एक पाकिस्तानी भी अगर मारा जाता है तो उसके बदले में पाकिस्तान विल डू अटैक्स ऑन 4 to 5 टारगेट्स, ताकि किसी किस्म का हमारे पास इस वक्त स्टेमिना अब बाकी नहीं है, टॉलरेंस बाकी नहीं है कि हम इस चीज की इजाजत दे सकें कि हमारी मस्जिदों में और स्कूलों में आप आम बच्चों को और बुजुर्गों को जो है निशाना बनाएं और हम चुपके से बैठे रहें। वो लोग जिन्होंने आपकी सबसे ज्यादा मेहमानदारी की, आपका ख्याल बिल्कुल ठीक कह रहे, और इंटरनली भी आप क्वाड कॉप्टर्स इस्तेमाल करें। हमें इस बात पे बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा मंसूर कि इंटरनली जो अफगानीज मौजूद हैं दे मे बी यूज्ड एज, मतलब जिस तरह ईरान में इस्तेमाल किए गए थे काफी सारे अफगानीज और इंडियंस जिन्होंने, क्योंकि क्वाड कॉप्टर्स की रेंज ज्यादा नहीं होती लेकिन इनके ऊपर वेपन लग सकता है और ये आपकी कुछ इंस्टॉलेशंस को निशाना बना सकते हैं, वो इंटरनली ही इस्तेमाल हो सकते हैं उन लोगों से जो कॉम्प्रोमाइज हो और जिनको इस्तेमाल किया जा रहा हो दुश्मन के बेस पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, लास्ट मुझे इस पे बताइएगा, फिर मैंने आपसे जरा एक अगले नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर भी बात करनी है। अगर मैं दाइश खरासान की बात करूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करूं, अलकायदा ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की बात करूं, उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट की बात करूं, जमात अंसारुल्लाह की बात करूं, ये जो इनके अहलकार हैं ये ना सिर्फ हमलों की तरबियत हासिल कर रहे हैं बल्कि जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं उसको भी अपना रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान और खित्ते की अमन की मैं बात करूं एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, और इसको क्या सिर्फ पाकिस्तान ने एड्रेस करना है या बाकी दुनिया सिर्फ देखेगी इसको? नहीं, बिल्कुल जी। ये देखें, जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है कई अरसे से, कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, आपकी रीजनल कंट्रीज में चाइना ने, रशिया ने इवन इस पे काफी सारा एक इजहार किया है, अपनी तशवीश का इजहार किया है कि ये पूरे खत्ते में जो है, और इवन जो आपके अभी रिसेंटली सेंट्रल एशियन कंट्रीज से जिन लोगों ने विजिट किया उनका यही मसला था कि जी अफगानिस्तान में जिस हद तक टेररिस्ट ग्रुप्स आ चुके हैं और मुतहर्रक हो के वो हर जगह पे निशाना बना रहे हैं डिफरेंट जगहों पे रीजनल कंट्रीज को, स्पेशली पाकिस्तान को और सेंट्रल एशियन वाले इलाके में, और तो इनको देखने की जरूरत है, इनको हार्डनेस करने की जरूरत है। क्योंकि रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं कायम होगा अफगानिस्तान में तब तक ये मामला सेटल नहीं हो सकते। कोई आइडियोलॉजी वाला, रिलीजन वाला फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर एक अफगानी जो है वो जाके हिंदुस्तान के साथ और अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कर सकता है और रमजान के महीने में कोशिश होती है कि वो टेररिस्ट अटैक करे एक मुसलमान कंट्री के खिलाफ, इसमें किस किस्म की आइडियोलॉजी? कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ पैसे का इस्तेमाल है, और जो पैसा ज्यादा लगाएगा वो इन अफगानी मर्सनरीज को इस्तेमाल करेगा, और इसके अंदर जितनी भी जमातें मौजूद हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसी पैसे के ऊपर और उन वेपन्स पे जो अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन छोड़ के गए हुए हैं, जो तकरीबन 6 से 7 बिलियन के कैशे मौजूद है इस वक्त अफगानिस्तान टेरिटरी में, उसको ये बेतरेख तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड तहरीक तालिबान अफगानिस्तान इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सपोर्टिंग this sort of attacks, unfortunately. बिल्कुल सही। अच्छा सर, आगे अगर मैं चलूं, जो इस वक्त की आज सुबह से जो 11 बजे से हमले शुरू हुए हैं ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका की तरफ से, फिर हमने देखा अमेरिकी सदर की जिस तरह की स्टेटमेंट आई, इजराइल ने कहा कि ये हमले जो थे बिल्कुल प्लान्ड थे, कई हफ्तों पहले डेट्स डिसाइडेड थी और उसके बाद हमले किए। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो पीस टॉक्स का लास्ट जोन चल रहा था, लास्ट मीटिंग्स थी, और उसके बाद अपेरेंटली ईरान काफी हद तक चीजें मान भी गया था। इस अटैक की जरूरत क्यों पेश आई इजराइल को और अमेरिका को? देखिए, ये अटैक तो होना था, और
जो ये पीस डील और ये टॉक्स थी, ये सिर्फ डिले टैक्टिक्स थे और ये एक किस्म का उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करने वाला एलिमेंट था। तो अटैक बहुत इमिनेंट, सारी दुनिया को पता था। जिस तरह से उधर से एम्बेसी का स्टाफ निकल रहा था, तमाम यूरोपियन कंट्रीज का निकल गया, चाइना का निकल गया, अमेरिका का निकल गया, वो ऐसे नहीं निकलता। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था कि जितनी फोर्सेस इस वक्त आप देखते हैं इर्द गिर्द ईरान के, मेडिटेरेनियन में, अरेबियन सी में और तमाम इसराइल के करीब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और दुनिया की एक बहुत बड़ा आप कह लें आर्मागेडॉन जो है वो क्या आर्मेडा जो है वो इस वक्त मौजूद है इर्द गिर्द ईरान के। ये इतनी बड़ी असेंबली मैंने नहीं देखी इवन गल्फ वॉर में भी। अगर आप इसको क्लोजली देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि ये तमाम फोर्सेस इस वक्त मौजूद हैं और वो तमाम कंट्रीज जो इजराइल से लेकर ईरान तक हैं उनमें भी अमेरिकन की डिप्लॉयमेंट मौजूद है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद है। पैट्रियट मिसाइल हैं, थार्ड सिस्टम मौजूद है। कवेत में उनकी सपोर्ट उनकी फोर्सेस मौजूद हैं, कतर में है, यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है, जॉर्डन में है, इजिप्ट में है, आपके कवेत में है। तो ये वो तमाम और एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। तो ये इंडिकेटर्स थी कि द अटैक इज इमिनेंट। तो उस लिहाज से जो इन्होंने किया वो हमें उसका अंदाजा था और पहले भी ट्रंप ये कह चुके हैं टॉक्स के दौरान ही, उन्होंने पिछली दफा भी अटैक किया था, इस दफा भी किया है। लेकिन अब ये देखने की जरूरत है कि ये अटैक जो है इसके मकासद जो हैं वो किस हद तक वो अचीव कर सकते हैं। इसमें मुझे जो बेसिक इनका मकसद नजर आ रहा है वो रिजीम चेंज है। जो न्यूक्लियर वाला एलिमेंट है वो तो किसी हद तक ये जाहिरी तौर पे कहते रहेंगे और इनका मकसद भी है, लेकिन उसके ऊपर इस वक्त तवज्जो नहीं है। अगर आप अटैक्स देखें तो ज्यादा तेहरान को ये टारगेट कर रहे हैं, वहां पे उनकी लीडरशिप मौजूद है, तो ये लीडरशिप चेंज करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने स्पीच की है और उसने एड्रेस किया है डायरेक्ट मिलिट्री को, ईरानियंस की, कि जी आप खड़े हों रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अगेंस्ट, क्योंकि हम आपकी मदद को आ चुके हैं और ये एक इनलेजिटिमेट रजीम है जिसने आप पे कब्जा किया हुआ है। इनके खिलाफ आप सब लोग खड़े हो जाएं और आवाम खड़ी हो जाए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। सो ये साय ऑप्स भी साथ साथ चल रहा है, मगर देखने की बात ये है कि किस हद तक पब्लिक का रिएक्शन आता है और हाउ ईरान रिस्पॉन्ड्स टू दिस काइनेटिक एक्शन जो उन्होंने बहरीन पे उन्होंने हमला किया है। अच्छा सर, इसमें ठीक, इसमें सर 2-3 चीजें, एक तो तेहरान के अलावा कुम, खराज, कमरान शाह और अस्फहान पर भी हमला हुआ, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल वो उस वक्त ये हुई कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि ईरान एकदम इस लेवल पर रिवर्ट बैक करेगा। हम देख रहे हैं कि बहरीन के ऊपर जो उनकी नेवल एयरबेस है उसके ऊपर अटैक किया गया। मनावा की बात करें, एयर मजाकरा जो कुवैत है उसकी एयर स्पेसेस बंद की जा रही हैं और बहुत सा अबू धाबी के अंदर अभी लेटली अभी एक वो ब्लास्ट की भी आई है। सऊदी अरब रियाज के अंदर ये चीज़ पता चल रही है। सो एक वो जो पर्सपेक्टिव था अमेरिका का कि मैं मिडल ईस्ट में नहीं जाऊंगा और मिडल ईस्ट में जाके वहां पर सिर्फ सुलह सफाई और अमन होगा, वो उस नैरेटिव से भी एक बार निकल आया और अब एक फुल फ्लेज वॉर शुरू हो गई है। आपको लगता है कि अमेरिका प्रिसाइसली एक लॉन्ग टर्म वॉर को अफोर्ड कर सकता है इस वक्त जहां पर उसके अपने अमेरिकन जो हैं दे आर अगेंस्ट दिस अटैक ऑन ईरान? जी बिल्कुल, देखिए ईरान भी बहुत अरसे से इसकी तैयारी कर रहा था और अभी भी आप ये देखें 2-3 अवामिल हैं जो कि आगे जिस तरह ये टेंशन एस्केलेट होगी, जिस तरह से आगे फर्दर एस्केलेशन होगी तो पता चलेगा हमें कि किस तरह से रीजनल कंट्रीज रिएक्ट करती हैं और ईरान किस तरह से अपना रिजॉल्व शो करता है। तो ईरान के पास काफी सारा इक्विपमेंट है जो कि वो दागेगा इन रीजनल कंट्रीज को भी जो सपोर्ट कर रही हैं इसराइल को और अमेरिका के अटैक्स को, जहाँ पे उनकी फोर्सेज मौजूद हैं, जहाँ पे उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स मौजूद हैं। दूसरा, वो इसराइल को भी हदफ बनाएगा और उसने मिसाइलों वाला सिलसिला रखा ही इसी वजह से है कि उसे पता है कि दरमियान में तुम्हारा तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हॉस्टाइल है, तो उसकी वजह से मिसाइल इज द ओनली ऑप्शन ऑफ रीचिंग इसराइल जिसके पास उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मौजूद है। एक तो ये वो इस्तेमाल करेंगे। दुनिया का जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ी असेंबली इस वक्त मौजूद है अराउंड ईरान, उनको टारगेट करने के लिए भी इस वक्त अगर आप देखें तो चाइना से उन्होंने कुछ एक मिसाइल्स की डील की थी, वो किस हद तक पहुंचे हैं और कहाँ पहुंचेंगे उसका भी हमें नजर आ जाएगा कुछ दिनों में। रीजनल कंट्रीज में चाइना विल बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर एज वेल एज यू नो कि काइनेटिक एक्शन में वो शायद शामिल ना हो, लेकिन चाइना 80% ऑयल लेता है ईरान का, तो इकोनॉमिक पार्टनर है।
चाइना ने रिसेंटली ईरान को ज्वाइन कराया था ब्रिक्स में भी, और दूसरा ये जो शंघाई थी कॉन्फ्रेंस उसमें भी। सो डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन उसकी ब्रेक की है, और चाइना काफी हद तक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मुझे लगता जरूर है कि किसी हद तक वो इनकी मदद करेगा। सिमिलरली रशिया इज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ ईरान, वो चुप नहीं बैठेगा, वो उस तरह से मदद करेगा जिस तरह से अमेरिका ईस्ट यूरोपियंस की मदद कर रहा है यूक्रेन वॉर में। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान की रिजीम विल गो डाउन, and the most important factor for regime change is the population support itself. Exactly. कि वो किस तरह से देखती है regime को, और population मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो चाहेगी कि किसी तरह से प्रो अमेरिकन या प्रो इजरायली लॉबी आए जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करे और इनके दफा को जो है कमजोर करे। Lastly for regime change it is very important कि boots on ground हो। boots on ground जिस तरह आपने कहा कि अमेरिकन पब्लिक और ऑलरेडी इसके अगेंस्ट है और वो एट्रिशन शायद भी है, तो दे विल, मतलब मेरा ख्याल में बहुत हैवी एट्रिशन होगी अगर बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं। क्योंकि ईरान की एक बहुत मजबूत फोर्स इस वक्त मौजूद है ऑन ग्राउंड्स, और उनके पास रिजॉल्व भी है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी हद तक और काफी हद तक इंस्टेबिलिटी होगी ईरान में आने वाले दिनों में। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगी ग्लोबल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी, और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है सिस्तान का और बलूचिस्तान का, वो ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। हमें देखने की जरूरत ये है कि अफगानिस्तान ऑलरेडी इज बर्निंग एंड और हम बॉर्डर विद बलूचिस्तान विल अगेन बी समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी हॉट। तो हमें इस मामले में कॉशियस होने की जरूरत है, और आने वाले दिनों में चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक हो। एयर मार्शल आमिर मसूद खान, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।